फिर एक नेशनल न्यूज़ ये है कि सर जो बांग्लादेश के एक्स पीएम थी खालिदा जिया बेगम, उनके लिए जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो गए हैं अपना पीएम का पत्र लेके, उनको शोक शोक पत्र लेके। ओके और एक बिहार रिलेटेड न्यूज़ है सर कि कुछ राज्य के छात्र लोग आएंगे हमारी जो जीविका, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो चलता है प्रोग्राम बिहार में, उसके बारे में जानने के लिए। गुड। गुड इवनिंग सर, प्रियस दिस साइड। हाँ, गुड इवनिंग प्रियेश, हाउ आर यू? सर अच्छे हैं सर। ग्रेट ग्रेट। सर ये स्टार्ट करेंगे सर, बिहार से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। सर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर संगम संगम कुमार साहू जी का मतलब नियुक्ति हुई है। वो उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। और सर नेशनल न्यूज में सर इंदौर में सर दूषित पेयजल पीने से सर 12 या 13 लोगों की मृत्यु हुई है सर। और सर इंटरनेशनल न्यूज में सर 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों और ये साथ ही मतलब ये एक दूसरे के देश में मछुआरों जो कैद हैं उनकी सूची सौंपी गई है गुड। सर। थैंक यू। और कोई ऐड करेंगे? अजहर? रेहा? सर मैं आज कुछ पढ़ नहीं पाया, मेरा डीवी था सर, काफी टाइम लग गया उधर ही। ओके ओके ओके, कोई कोई बात नहीं है। तो कल का बता दीजिए, कुछ भी जो भी याद आ रहा है, 3 कैटेगराइज करके बताइए। चलिए, प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गया आपके लिए। अजहर? है उनसे। हाँ सर, एक तो मैंने आज का न्यूज़ पढ़ा था सर कि नो योर व्हीकल फैसिलिटी जो है वो फास्टैग नियम से हटाया जा रहा है। ओके। हाँ, इसके अलावा सर जो हमारे जस्टिस संगम साहू बिहार के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं पटना हाई कोर्ट के। इसके अलावा सर अभी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। गुड। माफी मांगना आना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है। और आपने थिंकिंग प्रोसेस जी भी सर। दिखाया कि हाँ ठीक है, मुझे 2 याद आया, 2 बता दिए, और बाकी तब जी माफी सर। मांगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेंगे? सर अमन दिस साइड। ओके। हाय अमन। गुड इवनिंग सर। सर हाँ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो आज 1 जनवरी को यूक्रेन ने खरसन में ड्रोन अटैक किया, जिसमें कई मृत्युआं पाई गई। और नेशनल में सर देखा जाए तो आज बुलेट ट्रेन पे था, जहां 15 अगस्त 2027 को बुलेट ट्रेन चलेगी। और बिहार के रूप में देखा जाए तो नदियों का था सर, जो लोकल नदियां हैं वो सूख रही हैं गाद के कारण। ये 3 प्रमुख अखबार। ओके। गुड। और कोई ऐड करेंगे? सर इंटरनेशनल सर लेवल पूछ पे। सकता हूँ क्या अगर परमिशन? हाँ ठीक है। थैंक यू अमन। रिहा, आप ऐड कीजिए। सर इंटरनेशनल लेवल पे ईरान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। सर नेशनल लेवल पे भारत टैक्सी सर्विस शुरू किया गया है दिल्ली में। और सर बिहार लेवल पे डिजास्टर अवेयरनेस कैलेंडर शुरू किया गया है। गुड। और कोई बोलना चाहेंगे? समरी? ये आपके ही प्रैक्टिस के लिए है। रिपीट भी कर सकते हैं पॉइंट, अगर आपको बोलने में, जिनको अभी तक बोलने में झिझक है, वो रिपीट करके भी अपना वो डर भगा सकते हैं। खुद की आवाज़ सुनने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, जो लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर कहीं पर नहीं बोले हैं तो। वसुंधरा, आपने बहुत शुरुआत में यस ज्वाइन किया था। सर, नेशनल न्यूज में जो प्रलय मिसाइल है उसको डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इंटरनेशनल न्यूज में जो खालिदा जिया हैं उनकी मौत पे जो उनके बेटे तारिक रहमान हैं उनको पीएम मोदी ने शोक पत्र जो है वो सबमिट किया है।
बिहार में जो पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे संगम कुमार साहू की नियुक्ति हुई है। ठीक है, थैंक यू वसुंधरा। और कोई यस। अगर बोलना चाहें, नहीं तो फिर हम लोग एजेंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एजेंडा के, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ नैन्सी, गुड इवनिंग। सर इंटरनेशनल न्यूज़ में एक है कि सर बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू माइनॉरिटी पे अटैक किया गया है। और सर नेशनल न्यूज़ में ये है कि सेना ने डिक्लेयर किया है नेटवर्क डेटा सेंट्रिसिटी 26 ईयर 26 को। गुड। और ये है सर कि सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी सेस हटाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ग्रेट ग्रेट, आपने मतलब हेडलाइंस भी पढ़ा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। गुड। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, सर। कौन बोल रहे हैं, वसुंधरा? यस सर, वसुंधरा। हाँ। और सर जो इस प्रकार की न्यूज होती हैं कि जो जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की जो सीबीएसई मान्यता है वो रद्द हो गई है, या हम्म। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो इस पे काम किया है, तो इस सर इससे तो फिर एक्सटेंडेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ऐसे न्यूज को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? नहीं मतलब तीन जब न्यूज़, आज तो चूंकि सेशन है तो सब लोगों ने इम्पोर्टेंट न्यूज़ सारा बोल दिया, तो इसीलिए हो सकता है कि आपको एक बार सोचना पड़े कि हम क्या बोलें। लेकिन जो उस दिन आप बोलिएगा वो बहुत ब्रॉड मेजर न्यूज़ ही बोलिएगा, ठीक है, जो एकदम बड़े हेडलाइंस होंगे उसी को आप बोलिएगा। वो अगर रन आउट हो गया, मतलब बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और तब जाके ये एक दो पॉइंट निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ओके सर। हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि रूस यूक्रेन का जो शांति वार्ता है वो बहुत लंबी चल रही है, ऐसा क्यों है? और रशिया और यूक्रेन की क्या क्या डिमांड्स हैं? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर रसिया जो है वो जो यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उस क्षेत्र पर और जो कीव का क्षेत्र है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण चाहता है। रशियन गवर्नमेंट एक तो यूक्रेन के प्रति चाह रही है कि वो नाटो में शामिल ना हो, और जो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की अनुमति वो प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर जो यूक्रेन की सरकार है वो चाह रही है कि हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो और हमें 50 सालों की सिक्योरिटी मिले, और अगर ऐसा कोई भी हमला रसिया की तरफ से होता है तो इसमें अमेरिका हस्तक्षेप करे आगे चल के। इसी बात पर सर दोनों ओर से जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। ओके, और कोई ऐड करेंगे या फिर अपने भाषा में रिपीट करेंगे? सर हाँ सर, सर शांति वार्ता लंबी इसलिए खींच रही है क्योंकि दोनों पक्षों के जो कोर इंटरेस्ट टकरा रहे हैं सर, जैसे सुरक्षा, सॉवरेनिटी, क्षेत्रीय नियंत्रण या फिर जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बैलेंस होता है, वो एक मिडिल ग्राउंड पे नहीं बन पा रहा है। इसलिए ये मुझे जहाँ तक लगता है इसलिए खींच रही है सर। ओके, और सर ये जो रशिया और यूक्रेन, आई मीन जो सहमति नहीं बन पा रही है, इसके पीछे तीन चार एंगल जुड़ चुके हैं। तो जान माल, प्रतिष्ठा, दोनों का नुकसान होने का डर है। ऊपर से नाटो, यूरोपियन यूनियन, यूएस जैसे बाहरी एक्टर का जो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। अगला जो है कि टेरिटरी को लेके जो विवाद है कि क्रीमिया और डोनबास किसके पास रहेगा। सिक्योरिटी को लेके जो झगड़े हैं कि यूक्रेन में की जो मेंबरशिप है नाटो में। ऊपर से जो सैंक्शंस लग रहे हैं, जो आर्थिक प्रतिबंध जो रूस पे लगाए जा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेके जो है वो चीजें बहुत लंबी खिंच रही हैं, जिसमें यूक्रेन की जो मांगे हैं कि भाई 2014 से जो पहले वाली सीमाएं हैं वही रही जानी चाहिए। दूसरा कि भाई रशिया की जितनी भी सेनाएं हैं वो यूक्रेन से पूरी तरीके से हट जाए। 50 साल तक की इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटी की डिमांड चल रही है। रिकंस्ट्रक्शन फंड और वॉर क्राइम ट्रायल्स पे भी डिमांड जो है वो बनी हुई है। गुड। अ- अगला सर जो रशिया जो है कि भाई क्रीमिया और अनेक्स क्षेत्रों में उनकी जो मान्यता है, यूक्रेन को वो नाटो से सर दूर रखना चाहता है। तो रशिया की ये जो इंटेंशन है, सैंक्शन जो लगे हुए हैं उनको भी हटाना चाहता है। तो इस वजह से काफी
नॉन नेगोशिएबल जर्नी रही है उन दोनों की। फ्यूचरिस्टिक, सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि पीस प्रपोजल्स कैसे हो सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। बेसिकली आप शायद 20 पॉइंट पीस प्रपोजल को रेफर कर रही हैं। यस सर, यस सर। ओके। और कोई अपनी भाषा में बोलना चाहेंगे या ऐड करना चाहेंगे? सर अभी जैसे वसुंधरा यस मैम सर। ने बताया सर कि मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन जैसे पूछा उन्होंने, तो उन्होंने 20 पीस प्रपोजल भी जोड़ दिया। तो ये सर इतना एक्सटेंड करके बोलना है या फिर 2 लाइन में जैसे क्वेश्चन पूछा कट टू कट छोटा सा आंसर देके समाप्त होना अभी प्रैक्टिस सेशन है, तो अभी हम लोग फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी फिर धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक कंट्रोल आता है, ठीक है। है? ओके ओके। सर इसमें यूक्रेन और रशिया के बीच में सर शांति समझौता नहीं हो पाने का कारण है कि उन दोनों के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। जिसमें यूक्रेन नहीं चाहते हैं कि जो उनके डोनबास और लुहांस के एरिया पे रूस का ही कब्जा रहे। और रूस नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। और साथ में यूक्रेन 50 साल की सिक्योरिटी की भी डिमांड कर रहे हैं। और साथ में ये भी उनकी मांग है कि अगर उन पे अटैक होता है तो बाकी देश उनको उनके सपोर्ट में आए। अ, साथ में सर यूक्रेन पे उनके ट्रूप्स पे नियंत्रण करने की बात कही जा रही है कि उन्हें 8 लाख ट्रूप्स ही रखने चाहिए। और ऐसा रसिया का कहना है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पे सर रूस, यूएसए और के द्वारा, दोनों के द्वारा उस पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता है। सर इस वजह से उन दोनों के बीच में भी शांति वार्ता लंबी चल रही है। ठीक है। और कोई ऐड करेंगे या बोलना चाहेंगे? सर कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और ट्रस्ट डेफिसिट के वजह से उन दोनों के बीच में इतना लंबा पीस टॉक चल रहा है, जिसमें सर यूक्रेन की डिमांड है कि उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, आइडियली फॉर 30 to 50 years, और ह्यूमैनिटेरियन एड्स जैसे कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का एक्सचेंज, और सर सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर्टिकल 5 टाइप गारंटी, और सर जो भी उसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका रीअफर्मेशन, जैसे कि खेरसन जापोरिजिया ये सब। और रशिया का डिमांड है सर कि यूक्रेन न्यूट्रल स्टांस रहे, नाटो में ना शामिल हो, और उनका जो भी टेरिटोरियल रिकॉग्निशन है जैसे एरियाज लाइक क्रीमिया और डोनबास, उस पे पार्शियली या फिर टोटल कंट्रोल हो, और यूक्रेन के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कंट्रोल या फिर मतलब लिमिट करना चाहता है वो। गुड। आई थिंक यू हैव समराइज्ड इनफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ, ये कल्चर से रिलेटेड है कि भारत, कहा जाता है कि भारत का कल्चर यूनिक है या फिर बिहार का कल्चर यूनिक है। तो अगर हम सवाल पूछें कि भारत के क्या 5 सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा? अ, सर गुरु यस शिष्य वसंत। परंपरा, ओके। और अभी भी हम और परिवार और समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, तो हम एक कम्युनिटी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल की प्रायोरिटी फैमिली की प्रायोरिटी इंडिविजुअल की प्रायोरिटी से ज्यादा है। यहाँ पे स्पिरिचुअल इकोलॉजी अभी भी मेंटेन है, जिसमें मतलब स्पिरिचुअल इकोलॉजी कहने का मतलब कि ठीक नैतिकता है, आप ज्यादा बोलते है। जाइए, अ, बीच में एक्सप्लेन नहीं और कीजिए। हाँ। यस सर, को एग्जिस्टेंस जहाँ पे मतलब इन नटशेल प्लूरलिज्म, दूसरा डाइवर्सिटी, और सर यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, कोई जोड़ना चाहेंगे या अपनी भाषा में बोलना चाहेंगे? हाँ सर। भारत की 5 प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताएं अगर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार है। जैसे सर प्राचीन सभ्यता और एक जो परंपरा चली आ रही है, फिर विविधता में एकता भी है सर, और एक सेकुलरिज्म की भावना देश में हमेशा से रही। संगीत और नृत्य में भी काफी हम समृद्ध हैं। और सर एक वही गुरु शिष्य परंपरा वाला एक पॉइंट। ओके। कोई जो पहले नहीं बोले वो बोलना चाहें? सर इसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भी भाव हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा रहता है। और साथ ही में सर कला, संगीत और साहित्य के प्रति भी रुझान हमेशा से रहा है। और सर परिवार की प्राथमिकता, जहाँ व्यक्तिवाद को कम
प्रश्रय दिया जाता है। रीति रिवाज, जो हमारी पौराणिक रीति रिवाज चले आ रहे हैं, कस्टम्स जो हमारे आ रहे हैं, उन्हें हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू। जो लोग सर पहले मैं नहीं इसमें बोले हैं। एक चीज हाँ, अजहर। जोड़ना चाहूंगा सर। हम्म। भारत में एक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली चीजों में एक महत्वपूर्ण है सर भाषा। हमारे भारत में बहुत से टाइप की भाषाएं बोली जाती है, तो भाषाई एकता। और दूसरा है सर धार्मिक विविधताओं में भी हमारे यहाँ एकता पाई जाती है। उसके बाद सर समाज में जो सामाजिक एकता और सामाजिक पूंजी है। और इसके अलावा सर एक आध्यात्मिकता भी भारत की संस्कृति का हिस्सा है। गुड। जो लोग सर पहले। भारत हाँ। हाँ, भारत निवेदिता। भारत का कल्चर जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब एंशियंट टाइम से ये बहुत सारे धर्मों को आ, अपने में जोड़ते जा रहा है और उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम लोग। मतलब जो उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको। तो एक तरीके से यहाँ का जो हेटेरोजेनस सोसाइटी में भी जो सोशल हार्मनी है, ये शायद वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिल सकता है। हेलो सर। तो ये एक मतलब मेरे नजर से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत का। ओके। सर निवेदिता। सर हाँ। पहला सर फर्स्ट, जैसे डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जैसे इंडिया में अलग अलग सर लैंग्वेज है, रिलीजन है, और फूड अलग अलग, और ट्रेडिशन भी है। इसके बावजूद भी हम लोग साथ रहते हैं। और दूसरा सर, इंडिया में हर धर्म को सर महत्व दिया जाता है। जैसे सर्वधर्म संभव, ये कोर है हम लोग का कल्चर, इंडियन कल्चर का। और संभाव सर बोलते हैं। संभाव, यस सर। ओके। और सर ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और बड़ों 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 का आदर करना, ये हमारा कल्चर का सर खूबसूरती है सर। और सर योगा, आयुर्वेद और फेस्टिवल अलग अलग धर्मों का, ये हजारों साल से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ओके, थैंक यू पंकज। सर दो ऐड करना चाहूंगा सर, हाँ, भारत के प्रियश। रेस्पेक्ट में। सर अतिथि देवो भव सर, और वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहार की 3 विशेषताएं क्या हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं जो इसको अ, अलग बनाता है बाकी राज्यों से। सर अमन है सर। सर बिहार की 3 विशेषताएं तो सबसे पहले सर यहाँ पे जो धर्म जो जागरण हुआ, जहाँ पे धर्म निकला, जैसे बौद्ध जैन, इसकी विरासत बिहार ने दी। फिर एक हमारे यहाँ छठ महापर्व, जो हम इन्वायरमेंट की पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से बिहार की कल्चरली हम बहुत रिच हैं। और तीसरा सर प्राचीन सभ्यता और जो ज्ञान की भूमि रही, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, वो बिहार में मौजूद है। ओके। और कोई? और कोई बताइए। बिहार की विशेषता, ये तो आपको मतलब भारत से भी ज्यादा पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? यस सर, म्यूट तो अनम्यूट तो हो रहा है। हाँ, हाँ। अ, सर बिहार की सर मध्य। जो सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे 4 भाषाएं बोली जाती हैं। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही, और चारों की सर स्क्रिप्ट भी अलग है, जो बिहार को काफी स्पेशल और यूनिक बनाती है। सर बिहार का खाना पीना ये भी काफी यूनिक है। जैसे लिट्टी चोखा हो गया, फिर ठेकुआ हो गया, तिलकुट हो गया, ये सारी चीजें सर। ओके। कोशिश कीजिए कि जैसे आपने एक पॉइंट ऐड किया, जो आपका अपना पॉइंट था, उसके बाद फिर फ्लो में 2 पॉइंट और रिकॉल करने का प्रयास कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको वो 3-3 पॉइंट बोलने का हैबिट रहे। ठीक है? ओके सर। सर हम बोले। हाँ, बोलिए। सर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ अनेक प्रकार के अनाज और सब्जियां, फल वगैरह उगाए जाते हैं। फिर ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्व रखता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया सर, पटना कलम हो गया इत्यादि। और सर ये
आध्यात्मिक विरासत जैसे नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र रहा है सर, इसलिए। ओके, थैंक यू। और जो लोग पहले नहीं बोले हैं, वीवो, सैमसंग। सर हाँ। अरविंद यार सर। सर मेरे कल्चर का जो यूनिक यूनिक है सर, कि ये कल्चर जो है ना मेरा डेवलपमेंट से गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि सर डाइवर्सिटी जो है बिहार का कल्चर का, वो है। और हमारी कल्चर का मुख्य विशेषता सर सामंजस्य, चाहे भाषाई सामंजस्य, धार्मिक सामंजस्य, जातीय सामंजस्य, सभी तरह के सामंजस्य स्थापित करने में हम प्राचीन काल से अभी तक अग्रणी रहा है। सद्भाव का भावना यहाँ पर मजबूत है सर। क्यों नहीं सर। हाँ। सर बिहार की एक खासियत जो मुझे लगती है, बोलना चाहिए कि नहीं, जैसे बिहार की जो प्रथम ऑफिशियल भाषा है फर्स्ट, वो हिंदी है, और दूसरी जो है वो उर्दू है, जो शायद ही किसी स्टेट में है। तो इसको ऐड करना चाहिए या नहीं? सेकेंड इसको ऑफ आप, हाँ, इसको आप प्रॉपरली वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर, सर झारखंड में भी है सर। हाँ बिल्कुल, झारखंड में भी है। ओके ओके ठीक ओके। है। और वैसे वो वहाँ के वर्डिंग के ऊपर भी रहेगा। जैसे अगर वो पूछ रहे हैं बिहार की क्या विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं, तो आप बोल दीजिए। अगर बोल रहे हैं क्या खास है जो इसको अनूठा बनाता है, तब उसका क्वेश्चन का आंसर हल्का सा अलग होगा। जैसे कि बिहार पुलिस के सामने क्या समस्याएं हैं, ये अलग सवाल है। बिहार पुलिस के सामने ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि और राज्यों के सामने नहीं है, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है, ठीक है? तो ये, इसको ध्यान से अटेंटिवली इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे तो सुनना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि अगर आप, आपसे बहुत यूनिक पूछा, और लेकिन आप यूनिक सोचना शुरू किए और प्रेशर सिचुएशन में आपसे यूनिक कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो फिर घबराहट में फिर चुप नहीं हो जाए, तब फिर थोड़ा जनरल दो तीन पॉइंट बोल दीजिएगा। तब फिर उनका काम है बोलने का कि अरे हम तो आपसे यूनिक पूछ रहे हैं, ठीक है? ये मतलब ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, प्रेशर सिचुएशन में यूनिक खोजने में ना, कभी कभी बिल्कुल दिमाग जो है वो गिव अप कर देता है, ठीक है? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उस जगह पे आपको ये ख्याल रखना है, ठीक है? बस एक टिप है। ओके। सर इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या कि वर्ल्ड का पहला स्वतंत्र गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था, जो बिहार से है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मतलब इसमें है, बोल सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज बिहार में है, और इसका प्रमाण ऐतिहासिक काल से ही है, ऐसा करके बोल सकते हैं। थैंक यू सर। और कोई? सर रंजित? बिहार में सर रिलीजियस कुछ रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है, जैसे सर राजगीर, वहाँ सर बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए फेमस है। और साथ में सर एक विश्व शांति स्तूप भी है। और सर जहानाबाद में सर लगभग 2500 साल पुराना एक रॉक कटिंग केव्स है, जो अजीविका सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सर सबसे पुराना है, 2500 साल, जो सर बिहार में, ये मुझे। की आवाज, आप म्यूट हैं पंकज। हाँ, आपकी अब ठीक है। हेलो सर। सर मैं बोल रहा था सर, बिहार में रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस जैसे सर राजगीर है, वहाँ सर बुद्धिज्म और जैनिज्म का सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और साथ में सर एक विश्व शांति स्तूप भी है। और सर जहानाबाद में रॉक कट केव है, जो अजीविका सेक्ट से संबंधित है। ठीक, चलेगा। वैसे तो ये संस्कृति के साथ साथ आप आर्किटेक्चर और वो सब चीजें बता रहे हैं, तो चूंकि अभी सब लोग बता रहे थे तो उसमें आप भी पॉइंट ऐड कर रहे हैं। बाकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सॉरी हाँ। सॉरी टू सर हाँ। इंटरप्ट इसमें सर। एक चीज। यस अजहर। हेलो। हाँ सर हाँ। सर महिला इसमें केंद्रित एक चीज शिक्षा ऐड कर प्रशिक्षण सकते हैं कार्यक्रम। सर, कोई हाँ। और भी बोल रहे हैं सर। हाँ सर, जैसे मधुबरी, चित्रकला या फिर छठ, कर्मा जैसे पर्व हम बिहार में मनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो कल्चर का पार्ट ही होता है। कल्चर का मतलब ही एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में अगर आप देखिएगा तो डिफाइन होता है कि उसमें बिलीफ होता है, कस्टम्स होता है, ठीक है। तो उसमें फिर फेस्टिवल्स आ जाएगा, फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में बिलीफ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आप मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कल्चर का डेफिनेशन से आप जा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप जो जन पॉइंट्स आपको तुरंत मतलब दो तरीके से लोगों का दिमाग चलता है आंसर को करने में। एक होता है जो कि जिनको तुरंत सवाल सुनते ही आंसर याद या फिर रिकॉल होने लगता है तो वो दो तीन पॉइंट बोल देते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचते हैं कि हम पहले उनका दिमाग में एक लेवल नीचे रहता है कि हम पहले डेफिनेशन डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स थे और उससे फिर डिराइव करके तब दोनों ही फॉर्मेट में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अ, सर इस क्वेश्चन के आंसर को रामायण से जोड़ सकते हैं सर, कि जैसे माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था, तो यह रामायण की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल पुट कर इसके सकते अलावा हैं। सर संगीत से भी, नृत्य से भी जोड़ सकते हैं सर, जैसे यहाँ का नृत्य है जट जटिन, कजरी, ये सब, छऊ। हाँ ठीक, ओके। जी सर। तो हम लोग अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जिस जो कि एनजीओ से रिलेटेड है कि अरावली के केस में क्या हुआ था कि सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपना डिसीजन संज्ञान लिया और खुद से अपना डिसीजन बदल लिया और नई कमेटी का गठन किया है जो कि स्क्रैच से फिर से पूरा रिसर्च करेगी, रीडिफाइन करेगी और फिर से अपना मतलब मंतव्य रखेगी। तो ये पूरे सिनेरियो को देखने के बाद हमें पता चलता है कि एनजीओ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है पर्यावरण और विकास को बचाए रखने में। ऐसा जरूर आप मानते होंगे। तो ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि एनजीओ जो है वो आईबी ईडी के रडार पे आ जाते हैं, जैसे कि ग्रीन पीस इंडिया के साथ हुआ था या फिर फोर्ड फाउंडेशन को पहले वॉच लिस्ट में रखा गया, फिर प्रायर अप्रूवल कैटेगरी में रख दिया गया जो एफसीआरए का उनका लाइसेंस था, सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ था। तो ऐसा क्यों है? अ, क्यों कभी कभी उनका रोल क्वेश्चंस के घेरे में आ जाता है? सर इसमें अगर मुख्य कारण देखा जाए तो एक फॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा एंगल होता है सर, जिसको कोई कोई एनजीओ इसको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एक एंगल ये भी है सर कि आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल रीच के लिए भी देखा जाता है। और सर इसमें मतलब शेल कंपनीज जो होती हैं वो इसको यूज करती हैं। अभी के लिए इतना ही सोच पा रहा हूँ मैं सर। ओके। और कोई अपनी भाषा में बोलना चाहें या ऐड करना चाहें? सर ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए कभी कभी एनजीओज का मिसयूज किया जाता है। फिर कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स या एक्सटर्नल पावर्स जो है वो इंटरनल जो हमारा सिचुएशन है उसको भी मिसयूज करने के लिए, अपने बेनिफिट में यूज करने के लिए उसको यूज करते हैं, एनजीओ को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कुडनकुलम जो हम लोग का पावर प्लांट है, उस समय भी कुछ एनजीओज के थ्रू ही उस प्रोजेक्ट को डिले करवाया गया था थ्रू चाइना। इसमें ऐसा मतलब। इस तरीके से बोलिएगा कि सर न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा पाया गया था कि चाइना के द्वारा ऐसा करवाया गया, ठीक है, थोड़ा सा एलिज्ड, इंग्लिश में इसको एलिज्ड बोला जाता है। एल- हाँ, तो उस टाइप इस का जो हिंदी का उसका एलिगेशन। रूपांतरण होगा वो सारी चीजें यूज की जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, या फिर और कोई ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सर कभी कभी एनजीओ प्रॉफिट पर्पस से भी काम करने लगते हैं, कि वो उनका पर्पस जो होता है, बेसिक पर्पस सर्व करने का, उसको छोड़कर वो मनी मेकिंग पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। और साथ ही कभी कभी सर स्पेसिफिक ग्रुप को वो प्रोवोक करने के लिए भी, कि या फिर उनका साइड लेकर वो किसी मुद्दे को बेवजह हाईलाइट करने का भी प्रयास करते हैं, तो इस वजह से भी कभी कभी वो रडार पर आ जाते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम लोग जाते हैं कि तो फिर अगर ऐसा है तो लेकिन एनजीओ तो जरूरी भी है। हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे अगर कोई रोड पे हैं मतलब बेघर हैं तो उनको आश्रय देने का काम एनजीओज करती हैं या फिर साफ सफाई का भी काम कभी कभी करती है। तो बहुत क्रिटिकल एरियाज में उनका रोल रहता है। हेल्थ एक्सेस प्रोवाइड करने में मदद करती है। एजुकेशन में तो बहुत सेंट्रल रोल रहा है। पास से ही जो
पाठशाला और मकतब चलते थे, वो सारे जो थे वो मतलब सिविल सोसाइटी का ही एक इनिशिएटिव हुआ करता था। तो लेकिन उसके साथ साथ जो आपने पॉइंट्स बताया वो भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है जिससे कि विकास का रोल, विकास में उनकी भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में बैलेंस स्ट्राइक किया जा सके? सर अ, बैलेंस, आप सर, प्लीज बात, हाँ आप प्लीज बोलिए। यस सर, इट इज़ वेरी ट्रू कि एनजीओ का बहुत अच्छा रोल रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जो सेवा थी वो वुमेन लाइवलीहुड के लिए प्रथम जो एनजीओ है वो एजुकेशन के लिए काम कर रही है, गूंज डिजास्टर्स और मटेरियल रिलीफ के लिए काम कर रही है। तो जो गवर्नमेंट ने, और चूंकि हमें नेशनल सिक्योरिटी जो हमारा खतरे पे ना हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस करती है एफसीआरए के थ्रू, वो बैन नहीं करती है। एफसीआरए एक माध्यम है रेगुलेशंस के लिए, जिससे वो टाइम बाउंड ठीक है, अगला लाइसेंस पॉइंट रिन्यूअल। बताइए। दूसरा है कि सर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है जो हमारे देश में जो बाहरी ताकतें जो कंट्रोल करना चाहती है पॉलिटिकली, वो घुसपैठ करना चाहती है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग स्टेप्स लेती है, अच्छा, जैसे कि नीति आयोग का डोमेस्टिक। भी कोई स्टेप है क्या? नीति यस। आयोग का सर है सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल है, पढ़ा भी है। ओके। यस सर। ओके, थैंक यू। रिया, आप ऐड करेंगे? सर रेगुलर मॉनिटरिंग थ्रू नीति आयोग पोर्टल, दैट इज एनजीओ दर्पण पोर्टल। राइट। और सर गुड। एफसीआरए एक्ट का रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन। और सर एनजीओ को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको इंटीग्रेट करके प्रमोट करना। ओके। और और कोई ऐड करेंगे जो पहले नहीं बोले हैं, वो प्रयास कीजिए। सर संतोष, एनजीओज का संतोष आपने आज रजिस्ट्रेशन। नहीं बोला है। ठीक है, आप सर जो अब पहले, हाँ हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर सर, अभी मैं जस्ट एनजीओ। आया हूँ सर, तो मुझे अभी कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता चल रहा है सर कि ठीक क्या है, है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि भारत सरकार ने एनजीओस के विकास में भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो कंसर्न है उसको बैलेंस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, जो पहले बोल रहे थे वो कंटिन्यू करें। हाँ सर, एनजीओज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू। और फिर इनका टैक्स का जो कंप्लायंस है इसका भी मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और इसको रेगुलेट या और मॉनिटर करना चाहिए। और इसका डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है इस पर भी मॉनिटर करना चाहिए सर। ओके। सर डोमेस्टिक जो फिलान्थ्रॉपी है उनको इनकरेज करना चाहिए, जो भी फंडिंग हो वो हमारे देश से इतना सफिशिएंट हो जाए कि किसी भी एनजीओ को बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े। एक तरीका ये भी हो सकता ओके, क्या उनके जो उनका खर्चा है क्या उसमें कैपिंग रहना चाहिए कि वो इतना परसेंट ही सैलरी पर दे सकते हैं, इतना परसेंट ही वो इन एक्टिविटीज पे लगा सकते हैं, क्या कैपिंग्स होने है। चाहिए? यस सर, इट साउंड्स गुड, रहने चाहिए, बिल्कुल रहने चाहिए। सर कैपिंग मुझे लगता है सर, मेरी निजी अगर राय जानी जाए तो सेक्टर वाइज होनी चाहिए कि किस सेक्टर में मतलब वो कैसा निवेश करना चाह रहे हैं या फिर मतलब कैसा योगदान देना चाह रहे हैं, सर सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। और कोई क्या स्टेप्स लिए गए हैं? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई ऐसे एनजीओ सर का नाम बताइए जो कि आपके इलाके में अच्छा काम सर कर एक रही हो। क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर ये कैपिंग वाले क्वेश्चन पे सर आपका क्या व्यू पॉइंट है? नहीं नहीं, ये कैपिंग बेसिकली प्रैक्टिस में रहता है कि जब फंडिंग एजेंसीज जो जब फंड करती हैं तो उसमें प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर फंडिंग जो मेमो होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसका 40% या 20% आप सैलरीज पे करेंगे, फिर उसके बाद इतना परसेंट आप ट्रैवल पे करेंगे, इतना परसेंट आप मीटिंग्स पर करेंगे, इतना परसेंट आप एडवर्टीजमेंट पे करेंगे, और बाद में फिर आपको प्रॉपरली दिखाना पड़ता है कि आपने ये किया। रैंडमली आप 60% बिल्कुल ये नहीं दिखा सकते अवेयरनेस जनरेशन, क्योंकि फिर वहां पे बहुत स्कोप रहता है डिस्क्रिप्शन का और मिसयूज होने का। ठीक है, ओके सर। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था।
ओके, तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि कोई ऐसा एनजीओ का नाम बताइए जो कि आपके इलाके में काम करता हो। सर एक मुझे अभी याद अक्षय पात्रा का आ रहा है, जिसमें मिड डे मील में वो पोषण का काम करते हैं। और सर बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक एनजीओ सर, एक समर्पण एनजीओ है, जो एक सामुदायिक समर्थन में यूज होता है सर। ये दो मैं फिलहाल याद कर पा रहा हूँ। कहाँ पर है ये समर्पण समर्पण? एनजीओ मेनली सर, जी सर, मैं पटना से आता हूँ, वो पटना में ही स्थित है सर। ओके, किस क्षेत्र में ये काम करता है? सर ये सामुदायिक मतलब सोशल, ज्यादा तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सोशल ही मेनली इसका इम्पोर्टेंस है सर। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, सर, मैं और कर कोई लूँ। ऐड करेंगे? सर कैनकिड्स है, जो कि पटना एम्स और आईजीएमएस में है, जो कैंसर के बच्चों को एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। गुड। और सर कोई एक बताना रोटी चाहेंगे? बैंक छपरा में। कौन सा? रोटी बैंक है सर, ये छपरा में डेली फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, गुड। सर एक आशा फॉर एजुकेशन है सर। लेकिन कहाँ सर पर है मैं ये? जब सर मैं वाराणसी में जब था तो उस समय ये ऑपरेट करता था वहां पे। और बिहार में सर इसका क्या कंडीशन है नहीं नहीं, ये मुझे नहीं क्वेश्चन पता। आपके ही इलाके क्या है, तो आप जहाँ से आते हैं उसी इलाके का बताना था। ठीक है। अच्छा। और कोई? ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा में हाँ, हेल्पिंग हैंड प्रियेश। फाउंडेशन करके। कौन सा? हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन करके नालंदा में। ओके, हेल्पिंग हैंड। ठीक हेल्पिंग है। हैंड। हाँ हाँ, हेल्पिंग हैंड। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार ने पिछले 7 निश्चय का जो फेज रहा है, और बाकी भी अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। ऑल्दो एक समय था जब बिल्कुल बिजली, रोड, पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मूलभूत संरचना है सर, जिसको उपयोग करके हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ के पैरामीटर्स को अचीव किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं सर, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एजुकेशन, हेल्थ और ये सब आते हैं। फिर सर कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के डेट में, जिसमें कि हमारा टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम नेटवर्क को प्रोवाइड कराना। फिर सर कुछ हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रोड्स, पोर्ट्स और ये सब आते हैं, जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट ये सब को प्रमोट किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कई पार्ट्स हैं जिससे मेनली हमारा सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दूरी को तय करते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई ऐड करेंगे या अपनी भाषा में बोलेंगे? सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक आधारभूत संरचना है, जो किसी क्षेत्र, देश या कोई भी सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इसको मतलब जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं सर। ओके, कुछ पॉलिसी मेजर्स बताइए जो कि बिहार गवर्नमेंट ने लिया है ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो स्पीड अप हो जाए। उसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्या उसके लिए भी कोई पॉलिसी है क्या? बिहार गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया है? सर आवासीय हाँ, अवसंरचना के लिए सर आईटी पॉलिसी 2024 सर जो है कौन सा पॉलिसी? आवासीय सॉरी। सर डिजिटल अवसंरचना के लिए आईटी पॉलिसी 2024 है सर। ओके। हेल्थ हेल्थ के लिए जो है सर पटना पीएमसीएच में सर 5,000 बेड से ज्यादा का अस्पताल का जो एक्सटेंशन हुआ है सर। और कैंसर के लिए जो है बेगूसराय में हॉस्पिटल बन रहा है हेल्थ के लिए सर। ओके। शिक्षा के क्षेत्र में सर स्कूल सब जो है नया नया स्कूल का काम हुआ है सर, बनाया है। ओके। और कोई ऐड कीजिए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अ, और सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और गंगा उद्धव योजना। और सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सर ऐसे काफी इनहेंस किया जा रहा है, ब्रॉडबैंड के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। हम्म। ठीक है। सर 7 निश्चय के सारे पॉइंट को बोल दिया तो भी सही रहेगा।
हाँ मतलब जैसे थोड़ा हर घर नल का जल, हर घर बिजली, बिल्कुल गली बिल्कुल। गली सैनिटेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 7 निश्चय 3 में बनाए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो घोषणा हुई है, बिल्कुल ग्रीन एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स बनाने की जो घोषणा हुई है। दूसरा जो मेट्रो सिटीज बनाने का जो हमारा ये है ओथ है, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म जो डिस्कॉम बनाए गए हैं, रूफटॉप सोलर एनर्जीज वगैरह का जो स्टैब्लिशमेंट की घोषणा हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चकाचक पटना, पटना मेट्रो, these are basics। गुड। और कोई? फिर फिर आपने एक इसमें सवाल पूछा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक कैसे करेगी बिहार सरकार, मतलब कैसे वो रखना है। तो सर एक मतलब स्टेट स्पेसिफिक तो नहीं याद मुझे सर, सेंट्रल का एक प्रगति प्लेटफॉर्म है सर, हाँ प्रोएक्टिव हाँ, गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। वो उस वो बोलिएगा, वो ग्रीवांश मैं आगे ऐड करता ही कि अगर जी बिहार सर। स्पेसिफिक कोई नहीं याद आ रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का कोई अगर अपना ऐप है या फिर बिहार गवर्नमेंट का अपना कोई, तो फिर आप बोलिए कि प्रगति प्लेटफॉर्म पे ही यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के माध्यम से और आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं डिवीजन लेवल पे, उनके माध्यम से इसका मॉनिटरिंग किया जाता है। जी सर, मतलब उसको सेंटर पे शिफ्ट कर सकते हैं ना, उसको बस बता के कि सेंटर वाला हाँ, यहाँ पे सर। प्रगति पोर्टल का काम ही वही है। हाँ ओके सर ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रिया। सर इसमें अगर वहाँ पे एग्जैक्ट एग्जांपल्स या फिर स्कीम्स नहीं याद आ रहा है, तो ओवरऑल जो भी है बिहार का वो बोल सकते हैं इसमें, जैसे हाँ इंडस्ट्री बिल्कुल से बोलिए। रिलेटेड। सर जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटी मिशन, इस टाइप से। हाँ हाँ, क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा उस समय अगर लगता है कि थोड़ा सराउंडिंग में बोलना है और एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है तो फिर बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है ये, मतलब सिंस यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन तो यानी कि कंफ्यूजन जेन्युइन है, क्योंकि यू विल बी एबल टू स्पीक कि हाँ जो सही पॉइंट है वो तो आप रिकॉल कर ही लोगे, तो ठीक है, मतलब गिवन योर जजमेंट कि हाँ आप बाकी आंसर सही से देते हो तो उतना आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अगला अगर हम सवाल पे जाते हैं कि बिहार जैसा गरीब राज्य जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पीड देने के लिए या गति देने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? क्या क्या मीन्स हो सकता है जो एक्सप्लोर कर सकता है बिहार गवर्नमेंट? सर अगर पैसे की बात रही तो सर एक पहला तो फाइनेंस कमीशन आता है जो डिवॉल्व करता है। फिर सर एक स्टेट का अपना एक राजस्व क्रिएट होता है सर, मतलब अपना रेवेन्यू होता है, फिर वहां से आ सकता है सर। तीसरा हम मतलब फॉरेन निवेश पे जोर कर सकते हैं, जहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हाल में हम देखा भी एमओयू साइन हुआ, तो वहां से निवेश भी हो सकता है सर। फिलहाल मैं 3 पॉइंट ही याद कर पा रहा हूँ सर। सर सर वो मैं जो पॉइंट याद कर पा रहा हूँ उसमें एक एक ये है सर कि हम लोग पीपीपी मॉडल पे जा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। ओके। दूसरा सर दूसरा सर हम लोग सेंट्रल ग्रांट्स की मांग कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सेंट्रल से ग्रांट्स ले सकते हैं। थर्ड सर हमारा अपना रेवेन्यू रिसोर्सेज को इनहेंस करने के लिए हम लोग कुछ सेक्टर्स जैसे बिहार में टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को प्रमोट करके रेवेन्यू अपना बढ़ा सकते हैं, जो कि हम लोग फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और फिर सर एक एफिशिएंसी पे हम लोग काम कर सकते हैं सर, बेटर एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को न केवल कम में कर पाए बल्कि हम लोग इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। अच्छा, क्या वर्ल्ड बैंक एडीबी से भी पैसा लिया जा यस सकता है? हाँ हाँ हाँ। सर, जी लास्टली सर। वही मल्टीलेटरल एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, एडीबी से हम पैसे ले सकते हैं। ओके। अच्छा, भारत सरकार क्या कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? सर सर पीएम एक तो एनआईपी शक्ति। स्कीम हुआ सर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसकी सहायता से भारत सरकार योगदान दे रही है सर। और सर फिलहाल मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। ओके, निवेदिता। ये लाइए सर। सर पीएम गति शक्ति है, फिर सर पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है। ठीक है। फिलहाल मैं कर पा रही प्रियेश। पीएम सागर एक सागर भारत कुछ ऐसे करके है सर, सागर इनिशिएटिव, सागरमाला, हूँ। सागरी। सागरमाला हाँ। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 सर। ओके। सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। गुड।
एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। सर पीएलआई स्कीम हो सकता है क्या इसमें से? पीएलआई स्कीम फॉर, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है वो, तो उसको इसमें नहीं बोलना चाहिए। ओके सर। ठीक है, और कोई? इसके अलावा सर अभी सरकार जो है लिथियम और ऐसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है उनके जो आयात है उसकी जो टैक्स लगते हैं, जो बॉर्डर टैक्स, उनको पूरी तरीके से जीरो कर दिया है। ठीक है। पीएलआई स्कीम में एक बार देख लीजिएगा, उसमें कोई प्लग एंड प्ले मॉडल, यानी कि कंपनी को सेटअप करने के लिए उसमें क्या कोई कंपोनेंट है क्या, या फिर उसमें रेवेन्यू शेयरिंग, या फिर रेवेन्यू का जितना रेवेन्यू आपने किया उसका एक परसेंटेज आपको रिबेट मिल जाएगा, या फिर वैसा है, तो वो एक बार देख लीजिए। ठीक है। सर पीएलआई स्कीम में बेसिकली सर जो रेवेन्यू एनहेंसमेंट जो उनका होता है उसके ऊपर 2 से 4% का रिबेट उनको मिलता है कि आपने कितना रेवेन्यू एनहेंस किया। बिल्कुल। पिछले टर्नओवर से देखते हैं सर उनका। राइट। ठीक है। अब इसके हम अलावा सर इसमें भारत का इसमें एमएसएमई गोवर्धन और प्रोग्राम जो भी, हाँ, हाँ। भारत का सर एमएसएमई प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं सर इसमें, जो एमएसएमई को जो प्रोत्साहन मिलती है, जो उनको सहायता दी जाती है। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लोग थोड़ा थोड़ा डेविएट, या फिर इसमें आप इसको ऐड कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को ऐड ऐड कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर उड़ान जैसे इनिशिएटिव को रख सकते हैं कि नए पोर्ट्स एयरपोर्ट डेवलप हाँ, किया जा रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी को डेवलप किया जा रहा है, मेट्रोस, बुलेट ट्रेन, ये सारी चीजें आ सकता मतलब शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप ऐसा ही मानिए, रोड के लिए कुछ है क्या, ब्रिज के लिए कुछ है क्या, या फिर है। वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी, हाईवेज, इंटरनेट, जो शुरुआत में ही बताए थे। तो मतलब इस, तब फिर उसके बाद आगे आप फिर इतना अगर आप नहीं रिकॉल कर पाए, तब फिर नेक्स्ट स्टेज पर आप जाइए। ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये जीविका बैंक का भी स्थापना हो रहा है, तो उसमें एक मैंडेट दिया गया सारे संकुल स्तर के जो भी संघ हैं जीविका के, यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उनको सबको 25-25 लाख रुपए जीविका बैंक के कॉर्पस में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो क्या कोई बता सकते हैं कि जीविका का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है? विलेज लेवल फेडरेशन, फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन। विलेज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सर, फिर ठीक है। कम्युनिटी बात देखिए। सीएलएफ नाम की कोई चीज होती है, पता नहीं अब सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या है। सीएलएफ एस यही है, सर हाँ क्लस्टर ठीक है। लेवल कम्युनिटी फेडरेशन। लेवल। हाँ पहले एसएसजी आती है, फिर वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर सीएलएफ, फिर स्टेट सर सोसाइटी। सर सर ऐसे आप में मतलब से ग्रासरूट है सर, एसएचजी आप से स्टार्ट। हाँ सर सॉरी। आप लोगों में से किसी ने वो डायग्राम देखा था जो मैंने शेयर किया था? हाँ सर, वो प्रिज्म वाला ना शायद। हाँ, प्रिज्म वाला, उसके हाँ आधार पे सर। बताइए। और डिस्क्रिप्शन भी, रिटर्न डिस्क्रिप्शन भी शेयर किया था, बहुत क्लियरली उसमें लिखा हुआ था। सर सर ये उसमें थ्री सर। टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट जो बेसिक लेवल पे, विलेज लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें 10 से 12 महिलाओं का ग्रुप होता है जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करती है। सर उसके बाद है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक गांव के मल्टीपल एसएसजी मिलकर विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका कार्य है बैंक लिंकेज, सोशल इश्यूज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, ये सबको उजागर करना। और सर तीसरा है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिसमें 15 से 20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्लस्टर फॉर्म करते हैं, जिनका मेन रोल है लाइवलीहुड प्रोग्राम, मार्केट लिंकेज, ये सब देखना। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे अपनी भाषा में? ठीक है, मैं इसमें जोड़ देता हूँ। जीविका जो है वो, उसमें दो पार्ट है। ठीक है, एक है जो कि कम्युनिटी लेवल का स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट के साइड से उसको बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है।
तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर हुआ और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हुआ। कम्युनिटी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिक लेवल पे जो महिलाएं होती हैं वो आपस में जुड़ के एसएचजी बनाती है, जो कि लोएस्ट लेवल हो गया। ये इन एसएचजीज का समूह जो है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और विलेज ऑर्गेनाइजेशन का समूह जो है वो आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना देता है। ठीक है, यही क्लस्टर लेवल फेडरेशंस का आप नाम सुनते होंगे कि कुछ भी पॉपुलर नाम हो सकता है कि जयमंगला माता क्लस्टर फेडरेशन, या फिर कुछ और नाम। तो यही जो फेडरेशंस होते हैं, जब सरस मेला वगैरह होता है तो यही फेडरेशंस अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं। तो सीएलएफ जो है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया कम्युनिटी का स्ट्रक्चर। अब ये प्रोफेशनल तरीके से चलें तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। इसमें जो लोग हैं वो रिक्रूट होते हैं, एग्जाम से भी आते हैं, ब्लॉक लेवल से भी आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप, अभी भी रिसेंटली जीविका का एग्जाम हुआ है, तो उससे काडर होता है, डेडिकेटेड ट्रेंड काडर होता है। उसका जो लोएस्ट लेवल होगा उसमें आप सबसे पहले ब्लॉक लेवल का प्रोजेक्ट यूनिट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा और फिर स्टेट लेवल का होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगा, स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग होगा। तो यही पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव 5 more minutes। तो अच्छा, ये अडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या अंतर होता है, अगर हम लोग एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या फिर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? सर एडेप्टेशन जब डिजास्टर हो जाता है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके बाद हम कैसे उस सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करेंगे, वो हो गया एडेप्टेशन। और मिटिगेशन इज लाइक प्रिवेंशन, और मतलब होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं उसको। जैसे हम लोग का पेरिस एग्रीमेंट वगैरह होता है, ये कैसे हम मिटिगेट करेंगे उसका मतलब स्ट्रेटेजी है। और एडेप्टेशन ये हो गया कि जैसे ठीक है, ठीक है। डिजास्टर रिडक्शन प्रिवेंशन, फ्रेमवर्क। प्रिवेंशन आप बोलेगा, साथ ही साथ रिडक्शन। ठीक है, मिटिगेशन हाँ। में प्रिवेंशन प्लस रिडक्शन, रिडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होगा। हाँ, और कोई जो अपनी भाषा में बोलना ये है? सर सर मिटिगेशन मिटिगेशन काफी जो कि एक्सपेंसिव एक है और एडेप्टेशन सर उसके मामले में कम एक्सपेंसिव है। ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज एडेप्टेशन चाहती है पर डेवलप्ड कंट्री मिटिगेशन चाहती है। ओके, और कोई? मिटिगेशन मिटिगेशन सर ग्रीन गैस जो उत्सर्जन होता है उसको कम करके जलवायु परिवर्तनों के कारणों को रोकना या फिर धीमा करना को बोल सकते हैं। जबकि एडेप्टेशन जो कि अनुकूलन होता है, उसका मतलब जो प्रभाव पड़ गया है, जैसे बाढ़ सूखा, उसके साथ तालमेल बिठाकर और आगे की तैयारी करने की चीजों को एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, Adaptation means flood resistance, crop embankments. Mitigation means solar energy, electronic vehicles का इस्तेमाल करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और कोई? सर क्लाइमेट मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज के कॉजेस को कम करना। और सर जैसे आपने बोला रिडक्शन और प्रिवेंशन। और क्लाइमेट अडेप्टेशन मीन्स क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के साथ एडजस्ट करना। बिल्कुल, जैसे क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स हो गए। यस सर, क्लाइमेट रेजिलिएंट शक्तिमान 5। हाँ, फिर जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं वो दीवार बनाती हैं ताकि समुद्र जो है वो एंटर नहीं कर जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये पंचामृत बताइए कोई, जो 5 क्लाइमेट एक्शन गोल्स हैं इंडिया के। नेट जीरो बाय 2070। दूसरा कार्बन इंटेंसिटी को 35% कम करना 2030 तक। तीसरा कार्बन एमिशन को कम करना 2030 तक, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, 1 बिलियन टन सर। चौथा सर रिन्यूएबल एनर्जी को 50% बढ़ाना। और चौथा 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ओके, बिहार में सोलर एनर्जी की क्या संभावनाएं हैं, अगर कोई बताना चाहे? बिहार का जो लोकेशन है वो, चूंकि बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है बिहार,
और उस वजह से सर यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहता है। और इसलिए बिहार में जो साउथ बिहार का पार्ट है उसमें उस पार्ट में हम लोग सोलर एनर्जी को काफी अच्छे से हार्नेस कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो कुछ प्रोजेक्ट्स लगा है, जैसे बांका डिस्ट्रिक्ट में अडानी का सोलर पावर प्लांट लगा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा के हम लोग और प्लस जो पीएम का रूफटॉप सोलर स्कीम जो आया है सर, उस उसको प्रमोट करके हम लोग एनर्जी सफिशिएंट बना सकते हैं, सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं बिहार में। अच्छा, ये किस एसएचजी के अंदर आता है? सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी के अंदर आता है, सॉरी। एट एट क्लीन एनर्जी 8। हाँ, एस कितना डी कितना एस बोल रहे एस हैं? एसडीजी 13 है ना सर, जलवायु परिवर्तन से। नहीं, क्लीन एनर्जी कौन सा एसडीजी है? क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। 7 सर। 7 है सर। बिल्कुल, 7 है। हम्म। ठीक है। आई थिंक हम लोग सेशन के आज हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि लोगों को डिनर भी करना रहेगा, या फिर हो सकता है कुछ लोग डिनर करके ज्वाइन किए हों। हम लोग कल आगे से शुरू करेंगे। बिहार का रेल से क्या पुराना नाता है वाला जो सवाल है, बेसिकली रेलवेज बिहार की प्रगति में क्या योगदान देता है, और पास्ट में रेलवेज के साथ बिहार का इतना प्यारा नाता क्यों रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन से हम लोग कल शुरू करेंगे। तो आई थिंक सर इसमें दरभंगा, सॉरी सर, हाँ हाँ। दरभंगा महाराज वाला एंगल है क्या सर? क्या, सॉरी, दरभंगा महाराज? सर वो रेलवे सर्वप्रथम लाए थे बिहार में। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा इतिहास पता है। Yes। ठीक है। सर एक एक डाउट था सर, अगर आ गया हो तो पूछ। हाँ हाँ, अभी ओपन है। यू कैन आस्क योर डाउट्स और फीडबैक भी दे हाँ सकते हैं। हाँ सर, और लूसेंट में चाह ये रहा था कि टाइम ये ठीक है, ये- सर 9 to 10 का? हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। ये सबसे अच्छा टाइम है सर ये। ओके, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया टाइम है। ओके, हाँ, डाउट्स पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये मैं सोच रहा था कि सर लूसेंट से रिवीजन करने का जीएस स्टैटिक वाला फैक्ट, तो ये सर सही रहेगा स्ट्रैटेजी? मतलब क्या है आपका ऑप्शनल और मेरा ये? ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर। हाँ, उसमें इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है। सेम सर। अच्छा अच्छा। सर सर मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है सर सर, यह कुछ एनसीईआरटी सर बता सकते हैं सर सर? सर। हिस्ट्री के लिए बताइए सर, लुसेंट सफिशिएंट है सर। हाँ, बताते ऑप्शनल, हैं। हाँ, ऑप्शनल और एकेडमी दोनों सर। ठीक है, पहले ज्योग्राफी का बता देते हैं। क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है खुद का भी, तो इसीलिए पास्ट में ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है इन टर्म्स ऑफ, बस इसको भगवान का कोई नज़र वजर ना लगे, बट अच्छे सवाल इससे पूछे जाते हैं। अगर आप मेंटली रिलैक्स्ड अगर आप गए हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आप अच्छे से मतलब उनका सोच के, कभी वो विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन पूछ देंगे कि इधर क्या है, उधर क्या है, डैम कहाँ है, रिवर कहाँ है, उसके जैसे इराक इसराइल का अगर कुछ वॉर चल रहा है, तो इसराइल के आसपास का कंट्रीज का नाम बताइए। तो अगर आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं, रिकॉल करके आप बता दीजिएगा ज्योग्राफी में जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। और जहाँ तक रहा हिस्ट्री का सवाल, तो हिस्ट्री में भी वो लोग सवाल पूछते हैं, मॉडर्न से पूछते हैं, एंशियंट से पूछते हैं, और साथ ही कभी कभी कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि जैसे अकबर और ये अशोक में कौन महान थे। ठीक है, तो ये सब मतलब कभी कभी वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले पूछेंगे कि उनका योगदान क्या है, जब आप बता देंगे तब फिर बोलेंगे उनमें महान कौन है। ठीक है, तो फिर कई और कभी कभी इस टाइप का रहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर उनको कनेक्ट करना है, तो फिर पूछ लेंगे कि कैसे, क्या कोई ऐसे जनरल का नाम आप जानते हैं जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर जो हुआ था उसमें, वहां पे तो वो ब्रिटिशर्स के साइड से हार गए थे, पर उनको यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो सारे सवालों का तो आप नहीं उत्तर तैयार कर सकते हैं शुरू से, बट हिस्ट्री में आप जो जनरल लूसेंट से जो है उससे सवाल काफी लड़ता है, मॉडर्न से भी काफी लड़ता है, मतलब हिस्ट्री में टेंशन वाली बात है नहीं, और उनको भी पता है कि वो उस पहला ही सवाल हिस्ट्री में पूछते हैं, आपस में भी डिस्कस करते हैं, आपके सामने डिस्कस करें कि अच्छा, अब
ऑप्शनल का महत्व कम हो गया है ना, तो सब लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, तो ज्यादा तो आप पढ़े नहीं होंगे। तो इस तरीके से वो आपसे पूछते हैं और माहौल हल्का करते हैं, और फिर उसके बाद सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए बहुत घबराना नहीं है, दोनों ही ऑप्शनल जो है वो अच्छे ऑप्शनल्स हैं, जिसमें कि सर बिहार उनके पास ज्योग्राफी भी। से भी हाँ। क्वेश्चंस रहता है क्या? बिहार ज्योग्राफी में बिहार ज्योग्राफी से रहता है क्या बहुत? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा रहता है बिहार ज्योग्राफी। अगर मतलब आपकी बातचीत से लगा कि बिहार ज्योग्राफी का आप एक दो एग्जाम्पल ले लिए तो फिर हो सकता है, या फिर अगर आप आउटसाइड बिहार से हैं तो फिर वो आपका ज्योग्राफिकल नॉलेज चेक करने लग जाते हैं। वो किसी से भी वो चेक करने लग जाएंगे, ज्योग्राफी ऑप्शन हो या नहीं हो। और तीसरी बात है कि जो पैनल मेंबर्स हैं उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पॉलिटी, इसका क्वेश्चंस का उनको बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो जिनका ये ऑप्शनल और ग्रेजुएशन नहीं है, वो भी तैयार रहिएगा बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने का। वहाँ पे सरप्राइज नहीं हो जाइएगा कि न तो मेरा ग्रेजुएशन में और ना ही ऑप्शनल में ये जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं वो है ही नहीं, तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो हल्का एक और आप आंसर दे दीजिएगा। वहां पे बस प्रॉब्लम इतना ही होता है, ये सरप्राइज हो जाना कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं। अगर वो आप नहीं होइएगा ना, तो आप आराम से आंसर दे लीजिएगा, क्योंकि आप तो पढ़ तो जनरल स्टडीज के बाद ही आप पहुंचे ना इंटरव्यू। सर मेरा पीएसआईआर का थोड़ा बहुत ही ज्यादा ही दिक्कत हो गई है। मतलब ओके। बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। मैकियावेली, रूसो, ये सारे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसके कारण कॉन्फिडेंस बिल्ड हो नहीं रहा है। और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन सर गलत हो रहे हैं मेरे। मैंने एक दो मॉक दिया, उसमें तो पीएसआईआर की हालत बहुत बुरी है सर। जैसे तैसे मैं पास तो हो गई। लेकिन सर स्थिति बहुत ही दयनीय है पीएसआईआर को लेके। और इवन अगर इंटरनेशनल रिलेशन में अगर वो डीप जाते हैं तो सर मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। नहीं देखिए, जो मॉक इंटरव्यूज है उसमें तो स्पेशलाइजेशन रहता है लोगों का। लेकिन जो एक्चुअल इंटरव्यू रहता है उसमें वो लोग मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा, जब वो लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री वालों को नहीं तंग कर रहे हैं तो पीएसआर वालों से क्यों दुश्मनी निकालेंगे। मतलब इस तरीके से आप समझिए। तो इसीलिए वहां पे भी वो लोग थोड़ा सा लिबरल रहते हैं। ठीक है, और बाकी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अच्छे से माफी मांगना आना भी एक इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके बल पे आप अपना इंटरव्यू अच्छा कर सकते हैं, एक्चुअल वाला। ठीक है। यस। हाँ, मतलब ऐसा समझिए कि अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं या फिर आपके बड़े हैं, अगर आपसे गलती होती है या फिर आपको कुछ याद नहीं आता है, तो आप बहुत दिल से उनसे बोलते हैं ना कि ये याद नहीं आ रहा है और हम जाके देखेंगे। मतलब आप बहुत जेन्युइनली कंसर्न रहते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए था। ये भाव अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड में आपने ले आया अपने अंदर, मतलब जो प्रमोट किया जाता है कि सॉरी बोलो सॉरी बोलो, तो उससे कभी कभी लगता है कि, और इंटरव्यू से लास्ट 4-5 दिन पहले क्या होता है कि दिमाग में कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल एकदम लगता है कि आप कुछ नहीं याद आ रहा है, तो फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है जाके बैठ जाते हैं, सिर्फ सॉरी बोलेंगे। वो बहुत डेडली मतलब डेंजरस अप्रोच है, क्योंकि वहां पे फिर आपने लिटरल मीनिंग ले लिया सॉरी बोलने का, जबकि वो ऐसा है कि वो एक टेक्निक है जिसको अगर आप बहुत ही अच्छे से, बेसिकली बहुत ही जेन्युइन वे में अगर कीजिएगा, तब वो सॉरी का महत्व होता है। ठीक है। ठीक है। ओके। सर ज्योग्राफी में भी थिंकर वाला पार्ट है सर, स्पाइकमैन, मैकेंडर, तो ये सब सर देखना होगा सर पूरा। देखिए, आपने जिन दो का नाम लिया वो आसान थिंकर्स हैं। ठीक है। जी सर। तो वहां तक आप चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो उनका थेरीज है। बट कभी कभी ऐसे ही, क्योंकि वो थोड़ा आसान थेरीज है, लेकिन अगर आप डिटर्मिनिज्म और वो सब पे अगर आप जाइएगा, वो सब नहीं पूछते हैं। ठीक है। ओके सर, सर मतलब एक जैसे सर मेरा जैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी मैंने एक ऑप्शनल। क्वेश्चन क्रिएट किया था कि कौन सा थिंकर बिहार के प्रति, मतलब बिहार के रूप में आप लगाना अप्लाई करना चाहेंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या सर, कि कोई फेवरेट थिंकर जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप अप्लाई करना चाहें। मतलब ये अगर एक दो लोगों को पूछा गया हो तो ये सब ऐसा है कि ये इंट्यूटिवली आपको तैयार करना चाहिए, पूछें या ना पूछें। ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर ऐसे भी इस बार जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये लोग स्पीड से कराने वाले हैं कितना, तो उसमें सर बहुत टाइम तो नहीं मिलने वाला है शायद हम लोगों को। हाँ, दो टेक है। एक टेक में बोल रहे हैं कि 3 महीना चलेगा तो थोड़ा आराम से लेंगे, लेकिन दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं, पहले भी तो 1 महीना चलता था, तो इसीलिए स्पीड तो रहेगा ही।
ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। और वो लोग एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का प्रयास करते हैं कि ताकि वो लोग एक ही मेट्रिक पर लोगों को इवेलुएट कर पाए। कुछ कुछ लोगों का इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जैसे कि जो बोर्ड मेंबर हैं, वो बोर्ड मेंबर पहली बार ही उनको इनवाइट किया चेयरमैन सर ने, तो वो अभी मतलब आए हैं, तो उनको पहले स्टैब्लिश करना है अपने आप को बोर्ड में। तो वो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं, तो लेकिन फिर वो बाद में आपस में सब लोग मिलकर उसको रैशनलाइज कर लेते हैं मार्क्स को, तो इसीलिए घबराना नहीं है। ठीक है। तो सर कोई आइडिया है कि कब इंटरव्यू होगा? आई मीन कब स्टार्ट होगा? मतलब मेरे पास भी उतना ही आइडिया जितना आप लोगों के पास है। ये हाँ, कि संक्रांति के, मकर संक्रांति के एक हफ्ते बाद से शुरू होगा और अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि यही अभी मार्केट में है न्यूज़। ओके सर, थैंक यू। न्यू मेंबर इतने स्ट्रिक्ट मार्किंग क्यों करते हैं? अभी तो एक आए हैं सर, तो क्या हम लोग को बहुत स्ट्रिक्टली मार्क देंगे? हाँ सॉरी सोनू, क्या पूछ रहे हैं आप? न्यू मेंबर इतनी स्ट्रिक्टली मार्किंग क्यों करते हैं सर? क्योंकि रीजन उनको बता दिए आइडिया ना, नहीं होता। रीजन बता दिया कि न्यू है। अभी एक आए हैं सर हमारे बीपीएससी में। अच्छा नहीं, मैं चेयरमैन सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली हर बोर्ड के जो चेयरपर्सन होते हैं वो बीपीएससी के मेंबर होते हैं। हाँ सर, एक बीपीएससी मेंबर एक आए हैं ना सर, जो हाँ, माननीय वही। सम्राट चौधरी के पीए थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना चाहिए कि किनका बोर्ड पड़ा। ठीक है। आपको अगर बेसिक्स अगर आप अपना ठीक रखते हैं कि आप सही से आंसर कर रहे हैं, और जो अभी प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो सवाल सबसे पूछे जा सकते हैं, जो सवाल आप इंटरव्यू के बारे में सोचते ही हैं कि हमको इंटरव्यू देना है, और वो 15-20 सवाल आप शुरुआत में ही करते हैं कि क्यों आप सर्विस में आना चाहते हैं, तो ये आपके प्रशासन में कैसे मदद करेगा, आपकी हॉबी कैसे मदद करेगा, ये क्या है, मतलब जो जनरल जो सवाल होते हैं जो सबसे पूछा जा सकता है, जो किसी से भी पूछा नहीं जाता है अगर शॉर्ट इंटरव्यूज में, वो सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाता है, तो वहां पे आपको वो बिल्कुल लिख लिख के प्रैक्टिस करके, बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए। वो ऐसा है कि मेंस में भी जो कहा जाता है कि कुछ सवाल जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से लिखना होता है, उसी टाइप का है। वो अगर आपने टैकल कर लिया तो बाकी को फिर आप बिल्कुल कामली जो पूछ रहे हैं उस पर ध्यान देकर आप आंसर कीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि अ, अगर देखा जाए तो एक ही बोर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हाई मार्क्स देता है किसी 78 जैसे है, तो 67 में किसी बोर्ड ने हाई दिया और बाद में 69 या 78 में कम दे दिया, तो ऐसा भी होता है। वो ये मतलब एनालिसिस का पार्ट है, पोस्ट वाला है, मतलब होने के बाद का है ये एनालिसिस, बट इंटरव्यू देते वक्त ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और किन्हीं का डाउट? सर मेरा एक डाउट था, मुझे ऐसा एक दो जगह रिव्यू मिला है कि मैं बोलते टाइम सर स्पीड ज्यादा हो जाती है, इसको कैसे मेंटेन करें? यहाँ पे तो आप मुझे लगता है ठीक ही स्पीड से बोलते हैं। तो मॉक मैं भी होगा तो 1-2 दिन में कोशिश करता हूँ, जो एक ग्रुप में डाल दूंगा जिन लोगों को भी मॉक देना होगा, तो वो लोग इसी तरीके से हम लोग रात को सेशन रख लेंगे, और फिर इस पर और बेहतर फीडबैक दे पाऊंगा मैं। सर आप स्टडी आईक्यू अब छोड़ दिए क्या सर? यहाँ पे अभी मॉक नहीं हो रहा है क्या सर? उनका मैंने देखा था एक एडवर्टीजमेंट, तो उन्होंने लाया था, तो आई थिंक उस एडवर्टीजमेंट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके तो सर, सर अगर आप थैंक यू ऑनलाइन सर। ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ ठीक है, मैं तो करूँगा। उसमें कोई बस एक बार ये वाला सेशंस थोड़ा बहुत जैसे आपको आइडिया दे दिया, फिर उसके बाद एक और गेस्ट सेशन रख लेता हूँ ऑफिसर्स की मदद से, और फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि अब आप लोग करंट अफेयर्स का एक हो गया, तो अब हम एंटर कर सकते हैं आपके ऑप्शन, मतलब बेसिकली फुल मॉक्स में अब हम लोग कंफर्टेबली एंटर कर सकते हैं। जी सर, उससे काफी बहुत हेल्प होगी सर हम लोगों की। ओके, ठीक है सर। I think then let's call off the session. Thank you so much for joining tonight. और थैंक यू थैंक यू सर, आप थैंक यू लोग सो सभी मच। ने थैंक यू अच्छे सर, से थैंक यू पार्टिसिपेट सर, किया। थैंक यू सर। हाँ, हैव अ गुड नाइट।
गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।